पहली तस्वीर आपके सामने यूक्रेन से, जहां एक MI8 हेलीकॉप्टर में इतनी नीचे उड़ान भरी कि हादसा होने से कैसे बाल बाल बचा, ये देखिए तस्वीर। MI8 एक सैनिक के ठीक ऊपर से कैसे गुजरा, देखिए। हालत ये थी कि हेलीकॉप्टर से बचने के लिए सैनिक को ही नीचे झुकना पड़ा, और अगर सैनिक नीचे नहीं झुकता तो वो हेलीकॉप्टर की चपेट में आ सकता था और बड़ा हादसा होता। दूसरी तस्वीर पश्चिम रूस के तुला शहर की है, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा है। प्लास्टिक फैक्ट्री से उठती लपटों ने आसपास के लोगों को भी डरा दिया है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तीसरी तस्वीर अमेरिका के ओहायो से, जहां पर एक केमिकल प्लांट आग की लपटों में कैसे समा गया, तस्वीर देखिए। प्लांट में आग लगने के बाद तेज धमाके होने लगे और उसके बाद आसपास के इलाकों में काला धुआं फैल गया। आनन फानन में पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा। कनाडा के मिसिसॉगा से भी तस्वीर सामने आई। पुलिस की गाड़ियों ने गैंगस्टर की एक गाड़ी को कैसे घेरा, इन तस्वीरों में देखिए। पुलिस का एक जवान गन दिखाते हुए गैंगस्टर की गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। गैंगस्टर ने अपनी SUV पुलिस कार के ऊपर ही चढ़ा दी। पुलिस वाले बस देखते रह गए। गैंगस्टर की SUV आगे नहीं बढ़ सकी तो उसने गाड़ी को बैक किया, पहले वाली पोजीशन पर ले गया उसे, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच करीब आधे घंटे तक ये खेल चलता रहा। अमेरिका के कोलोराडो की तस्वीर, एक ज्वेलरी शॉप को 8 लोगों ने कैसे लूटा, देखिए। 8 बदमाश तेजी से शोरूम में शामिल हुए, शोरूम कर्मचारियों को काबू में किया और उनके साथ मारपीट की, सारे ज्वेलरी लूट ली। लूटकांड के पीछे वेनेजुएला गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। छठी तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां पर जमीन पर आई दरारों ने लोगों को चौंका दिया है। घर हो, जंगल, सड़क हो या फिर स्टेडियम, हर जगह दरारें नजर आ रही हैं और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अब कई इलाकों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और ये पता लगाया जा रहा है कि इस इलाके में दरारें क्यों आई हैं। सातवीं तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, जहां पर हवाई जहाज से बिजली कड़कने की तस्वीर कैद की गई है। जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा था, तभी एक यात्री ने अपने हाई डेफिनेशन कैमरे से ये तस्वीरें कैद की। अमेरिका के दक्षिण डकोटा से भी तस्वीर देखिए, जहां ब्लैक हिल्स नेशनल फॉरेस्ट में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए हवाई जहाज का कैसे सहारा लिया जा रहा है। जंगल का करीब 160 एकड़ इलाका जल रहा है और इसी वजह से आसपास रहने वाले 80,000 लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से भी आग और ज्यादा तेजी से फैल रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे विनेश और बजरंग को लेकर खबर आ रही है। कुछ ही देर में कांग्रेस में दोनों शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस में जाने से पहले रेलवे से इस्तीफे को लेकर भी खबर आ चुकी है। रेलवे की नौकरी से विनेश और बजरंग के इस्तीफे को लेकर अब से थोड़ी देर पहले खबर आई, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से कुछ ही मिनट पहले मल्लिकार्जुन के घर पर, खड़गे के घर पर विनेश और बजरंग पहुंचे हैं। हालांकि इसके बाद दोनों की ऑफिशियल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी ऐलान किया जाएगा, उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी और कांग्रेस में जाने से पहले रेलवे से इस्तीफे को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। तो हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव कांग्रेस की तरफ से लिया जा रहा है, उसको देखते हुए हमारे सहयोगियों से भी करेंगे बात। फिलहाल आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से ही मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, और क्या अंदर जाने से पहले कोई बात हो सकी? बिल्कुल, देखिए कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमको तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद अहम तस्वीरें हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे घर है। सुनील, जरा ऊपर आप दिखाइए किस तरीके से अंदर मीटिंग चल रही है। और देखिए विनेश और बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के दाव पेच करते दिखते थे, अब वो राजनीति के अखाड़े में उतर रहे हैं। साफ तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि दोनों ने ही रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। विनेश पहले दे चुकी थी, बजरंग पुनिया ने अब इस्तीफा दे दिया है और अब केवल थोड़ी ही देर में उनके औपचारिक कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा भी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ में हरियाणा चुनाव जो है उसको लेकर के इन दोनों खिलाड़ियों पर
पर दाव लगाने जा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस को इससे उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने आंदोलन भी किया, बड़ा चेहरा रहे हैं, युवाओं के बीच में काफी प्रचलित हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस की नैया पार लगेगी इन दो खिलाड़ियों के भरोसे, देखना होगा। लेकिन बड़ी अहम खबर यही है कि दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो अब कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और उससे पहले क्या कुछ रहेगा, कौन सी सीट रहेगी, सबको लेकर मंथन चल रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जहां पर हम मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो भी अंदर हैं, बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद कांग्रेस दफ्तर जाकर ये दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं, अभी तक हम खिलाड़ी कहेंगे लेकिन भी नेता बन जाएंगे और कांग्रेस को ज्वाइन कर अपना जो आने वाले चुनाव से पहले किस तरीके से कांग्रेस को ये मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है जीत। और सवाल यही कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, रणनीतिक कदम, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को लगता है कि इनके बूते जो है उनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस का एक वनवास चला आ रहा है हरियाणा की सरकार को लेकर के और उसकी सत्ता को लेकर के। तो इस बार क्योंकि काफी चर्चित भी रहे हैं, पिछले दिनों आंदोलन पर बैठे थे, और खासकर जो यूथ है, कांग्रेस को मानना है कि यूथ को साधने में बहुत बड़ी भूमिका इन दोनों खिलाड़ियों की रह सकती है। तो उसको लेकर के इनको अब लाने का फैसला जो है वो कांग्रेस ने किया है। हालांकि ये योजना कितनी ग्राउंड पर उतरती है, किस तरह से उतरती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा दाव जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर खेला गया है इन खिलाड़ियों पर, और उसी को लेकर के उसको अमली जमा पहनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये मुलाकात चल रही है। और इससे थोड़ी देर बाद ये दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो निकलेंगे और कांग्रेस दफ्तर जाकर वहाँ पर विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद इस बात की घोषणा होगी कि कौन किस सीट से लड़ेगा और क्या समीकरण कांग्रेस के जो हैं वो बैठने वाले हरियाणा चुनाव को लेकर के। चलिए, तो आपको बता दें अब से थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर यह है कि दोनों खिलाड़ी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद हैं, जहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। और थोड़ी देर में कुमार विक्रांत भी हमें कांग्रेस दफ्तर से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे से इस्तीफे को लेकर तो खबर आ चुकी है, लेकिन दोनों इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद हैं, जहां से वो सीधे आगे कांग्रेस दफ्तर के लिए रवाना होंगे। और ऑफिशियली जिस तरीके से वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, उससे पहले लगातार हरियाणा के कांग्रेस के प्लान को लेकर अपने सहयोगियों से हम कर रहे हैं बात कि आखिर किस तरीके से युवा मतदाताओं को आकर्षण करने के तहत भी ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। साथ ही जाट समुदाय का समर्थन किस तरीके से इसके जरिए हासिल किया जा सकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल इसी स्ट्रैटेजी को लेकर उठाया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि महिला पहलवानों के मुद्दे को देखते हुए इन दोनों की कांग्रेस में शामिल होते हुए चुनावी पारी की शुरुआत के तहत कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमसे करेंगे ज्वाइन, उनसे करूंगी इसको लेकर सवाल, लेकिन उससे पहले जीत भाटी हमें लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीत, इनके साथ अंदर कौन कौन इस वक्त मौजूद है, इस बारे में जानकारी? चलिए, तो चुनावी रणनीति के तहत दोनों की अब कांग्रेस में शामिल होने को लेकर लिए गए फैसले के तहत जो तस्वीर सामने आएगी, तो एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस दफ्तर ये रवाना होंगे और उसके बाद कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। क्या तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 7 साल का छात्र धर्मांतरण करवा सकता है? सवाल इसलिए उठा क्योंकि यूपी के अमरोहा से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रिंसिपल और एक छात्र की मां बहस करते नजर आए। बच्चा स्कूल में नॉनवेज बिरयानी लेकर आता था। इस पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। जी हां, सही सुना आपने, बच्चा टिफिन में नॉनवेज लेकर आया और प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। इस बच्चे की मां जब स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ये कहते हुए सुनाई दिए कि जो मंदिरों को तोड़ते हैं उनको हम नहीं पढ़ाना चाहते। मामला आखिर है क्या? एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। सबसे पहले जानिए कि किस तरीके से अमरोहा के एक पब्लिक स्कूल में नॉनवेज टिफिन पर बवाल हुआ है। मामले ने कैसे तूल पकड़ लिया है। स्कूल के प्रिंसिपल और 7 साल के छात्र की मां का ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। सुनिए दोनों के बीच किस तरीके से बहस हो रही है। यहां प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि 7 साल का बच्चा स्कूल में नॉनवेज टिफिन लेकर आता है और कहता है कि नॉनवेज खाकर सबको मुसलमान बनाऊंगा। इसी वीडियो में प्रिंसिपल ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि ऐसे संस्कार वालों को हमें नहीं पढ़ाना, जो हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, नॉनवेज लेकर आएंगे। प्रिंसिपल ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते। हिंदुओं को मारो, हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, पहले इस वीडियो को देखिए, आगे बताएंगे इसका सच और क्या है। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है कि मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए। हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। हम भी अपना काम छोड़ गए। नहीं, इतना तो काम नहीं है आपके पास। ये सिखाना है कि है ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जो है ये करो, हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। प्रिंसिपल को आपने यहां पर सुना। बात जब आगे बढ़ी तो राजनीति होने लगी। चूंकि मामला विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने मामले को लपक लिया। बच्चे के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। बच्चे की मां को आश्वासन दिया गया कि बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इनसे सब बातें पूछी, बेटा क्या बात है, आप क्यों इतनी जल्दी आए थे क्लास छोड़ के? तो इन्होंने बताया कि मुझे आज पूरे दिन बंद रखा है कमरे में, मुझे पूरे दिन रूम में इन्होंने बंद रखा है, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरा बैग लिया है और मुझे मारा भी था। वीडियो बनाई है मेरी, झूठ झूठ बुलवा रहा है मुझसे कि आप ये बोलो आप स्कूल को बम से उड़ाना चाहते हो। ये बुलवा रहे थे इनसे झूठ झूठ, स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा। तो इसे बुलवा के और इनसे पहले ही किसी टीचर को इनकी क्लास में भेज दिया गया कि बच्चों इनके बारे में बताना गलत सलत बातें। फिर बाद में इनकी वीडियो बना के वो स्कूल में बच्चों की क्लास में गए, वहां जाकर उन बच्चों से वीडियो बनाई है और उनसे बुलवाया है इन्होंने गलत सलत इनके क्लास के बच्चों से। वीडियो में प्रिंसिपल के साथ बच्चे की मां की किस तरीके से बहस हो रही थी, क्या बात हुई, वो हम आपको सुना चुके हैं। बच्चे की मां को भी आपने सुना, लेकिन अब स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक बच्चा है रिहान नाम का, और वो जो बच्चा है वो जो है कुछ ऐसी बातें करता है जो है ना स्कूल के वातावरण को और क्लास के वातावरण को वो डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा किस तरीके डिस्टर्ब कर रही है, क्या से डिस्टर्ब होता है? तो वो कहते हैं कि जो है वो है ना भगवान के फोटोओं पर अपमानित करता है, पुस्तकों को जो है वो ले आता है तो उन पर उल्टी सीधी बातें करता है, और कॉन्वर्जन तक की बात करता है कि मैं नॉनवेज खिला करके कॉन्वर्जन कर। ये उचित बिल्कुल नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पेरेंट्स सिखाते होंगे या कोई और अन्य से वो सीख करके आया हो, क्योंकि क्लास में तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो हम इन बातों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या अन्य बच्चे सीखते हैं। अगर ये ऐसी बात करेगा तो अन्य बच्चे भी करेंगे, उससे वातावरण खराब होगा। तो मैंने कहा देखिएगा मैडम, मैं तो इसको है ना अलाउ नहीं करने का, अगर आप ऐसे बात करेंगे। प्रिंसिपल की बात भी आपने सुनी, लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बच्चे के परिवार वाले कई आरोप लगा रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा व्यवहार हुआ कि उसे एक कमरे तक में बंद करके बिठा दिया गया। बच्चे को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर आता है। अब सवाल यही है कि इस बीच प्रिंसिपल जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां धार्मिक चित्र तक ये बच्चा दिखाता है और बच्चा ये बात स्कूल में कहता है कि वो सबको नॉनवेज खिलाएगा और उनका धर्म परिवर्तन करवाएगा, यानी उन्हें मुसलमान बनाएगा, ये बातें बकायदा प्रिंसिपल की तरफ से कही गई हैं। इसलिए इसको लेकर अब सीधे हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा से मैं सवाल करती हूं। अवनीश जी, कई आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने ये तक कह दिया कि बच्चे को इसलिए निकाला गया क्योंकि ये बच्चा धर्म परिवर्तन कराने की ये बात करता था। हकीकत आखिर है क्या, और क्या वाकई बच्चे को आपने बंदी बनाकर रखा? नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। देखिएगा, पहला तो सवाल ये है कि इस बच्चे को निकाला नहीं गया है। ठीक है। 2 साल पहले जब इसका एडमिशन हुआ था तो इसके जो चाचा हैं या भाई हैं जो हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के 12th तक पढ़े, ठीक है, ये 3 भाई हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और ये लास्ट ईयर और इस बार भी ये 3 बार 4 बार ओकेजन पर ये नॉनवेज लेकर के आए थे। ठीक है। जो हमारे स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट में वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अच्छा। और वो सभी विद्यालयों में है, ये केवल मेरे ही विद्यालय में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है, वो गलत है। सभी स्कूल्स में ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें नॉनवेज प्रोहिबिटेड है।
किसी को कोई खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, तो इसलिए कोई लेकर के नहीं आए तो बेहतर। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो ये सारा प्रकरण नॉनवेज का नहीं है जो अब चल रहा है। ओके। प्रकरण है कोई दूसरा। प्रकरण है वो ये कि जो पिछले सैटरडे को, इसी सैटरडे को मतलब, ये हमारे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। ठीक है। उसमें पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने शिकायत की कि एक बच्चा सर रेहान है, वो 3rd B में पढ़ता है और वो एब्यूजिंग करता है, और जो है वो मतलब कुछ अश्लील इशारे करता है, लाइक ना मिडल फिंगर। क्लास 3री का बच्चा है, आप देखिएगा, बहुत मासूम है। और एक चीज आप बता दें कि ये बच्चा हमारा बहुत प्यारा भी रहा है। शायद है वो इनके पेरेंट्स से तो प्यार करता ही होगा, वो मैं एक हमसे भी सवाल बहुत प्यार आपसे करता उस आधार पर लेकिन कर मैं रही हूँ, जो सवाल ये वीडियो है में यहाँ कई पर बातें नॉन-वेज हैं, का। जो वीडियो में कई मैं- बातें हैं, वीडियो में तो ये हाँ, तक मैं सुनाई उसी पर- दिया जा रहा है ना कि आप कह रहे हैं हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। अभी आप कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला गया। बच्चे के कंडक्ट को लेकर वीडियो में आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ। ये वीडियो बहुत बात का है। इससे पहले बहुत बातचीत हो चुकी है इनसे, पेरेंट्स से सम्मान पूर्वक बातें हुई हैं। हाँ। ये तब हुआ है कि जब ये इन्होंने स्वीकार करना बंद कर दिया, और जब हमने कहा कि कहीं और प्रवेश ले लीजिएगा, तो आप जहां पर ये सब चीजें चलती हों। तीसरा ये है कि जब आप जा रहे हैं तो हमारे स्कूल की फीस जमा कर दीजिएगा। तीनों बच्चों की अप्रैल से लेकर के आज तक कोई फीस भी जमा नहीं है। जैसे ही फीस के लिए कहा तो ये सब बिखर गई और वीडियो बनाने लगी, वो जो हमें अशोभनीय और अप्रिय लगा। ये जो भी घटना है उसके बाद की है, ठीक है, बहुत बात की बात। ठीक है। अवनीश शर्मा जी, TV9 को वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल प्रिंसिपल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मामला बहुत दिनों से है, कई दिनों से बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट को लेकर है और बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि जिस तरीके से पेरेंट टीचर मीटिंग हुई उसमें भी बच्चों की कंप्लेंट्स के आधार पर मां से बातचीत हुई, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल वीडियो के कुछ ही अंश सामने रखे गए हैं। अब एक और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा के स्कूल से 8वीं कक्षा के 2 बच्चे लापता हैं और उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के ये स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्कूल में अभिभावकों के हंगामे को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां पेरेंट्स ने अब लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लापता बच्चे की मां से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की। तो 2 बच्चों के अचानक स्कूल से गायब होने के बाद यह मामला सामने आ रहा है, जहां अब बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आपको बता दें, इसी घटना के सामने आने के बाद स्कूल परिसर में भी अभिभावक पहुंचे और हंगामा हुआ। और इस बीच खबर यही है कि ये नोएडा का एक स्कूल है जिससे 8वीं कक्षा के 2 बच्चे लापता हुए हैं। पूरा मामला क्या है, मेरी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, पूरा मामला आखिर ये है क्या? हाँ सुरभि, बता दूं कि कल बच्चों को 11:50 पर छुट्टी होनी थी, तो पेरेंट्स पहले ही पहुंच चुके थे 11 बजे स्कूल पर, लेकिन बच्चे उनको नहीं मिले क्योंकि बच्चे पहले ही निकल चुके थे। और स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे निकलते हुए दिख रहे हैं। पेरेंट्स परेशान है, आखिर बच्चे गए कहाँ। तो 24 घंटे हो चुके हैं, दोनों ही बच्चों का भी कुछ पता नहीं है और इसको लेकर FIR भी हो चुकी है। ACP भी स्कूल में पहुंचे थे, उन्होंने भी बाकायदा छानबीन कर रही है पूरी पुलिस, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इसको लेकर अब जो पेरेंट्स हैं वो बहुत नाराज हैं। जो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी सुबह हंगामा कर रहे थे कि आखिर इस तरह की लापरवाही स्कूल से कैसे हो सकती, जब पेरेंट्स खड़े थे उसके बावजूद बच्चे कैसे पहले निकल गए। तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं पेरेंट्स कि स्कूल की भी तमाम गलतियां हैं। स्कूल की एक जिम्मेदारी बनती है कि इतने छोटे बच्चे जो कि 8th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों बच्चे, वो बिना, अगर पेरेंट्स आए थे तो उनको उनके साथ क्यों नहीं भेजा गया, उससे पहले कैसे बच्चे निकल गए। इसको लेकर पेरेंट्स हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन पेरेंट्स जिन 2 बच्चे खो गए उनके लिए मुश्किल ये है कि बच्चे आखिर कब मिलेंगे, उनको कहाँ गए हैं, किस हालत में है, किस जगह पर है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है ना गुमशुदगी की रिपोर्ट कर और सभी जगहों पर छानबीन कर रही है। आसपास के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर भी जाकर पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले, स्कूल के CCTV कैमरे भी चेक किए गए, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। तो नजर बना रखे मामले की जांच पर। शालिनी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की एक सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां देखिए विनेश और बजरंग पुनिया की
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें अब से थोड़ी देर में कांग्रेस में दोनों ऑफिशियली कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले इनके घर पर हो रही मुलाकात की ही ये तस्वीर आपके सामने है। जीत भाटी हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर मौजूद है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दोनों इस वक्त अंदर के वेणुगोपाल के साथ एक बैठक कर रहे हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर में सभी कांग्रेस दफ्तर के लिए भी रवाना होंगे। और आपको बता दूं, कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत, जिनसे हम लगातार इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले दोनों का कांग्रेस को ज्वाइन करना किस तरीके का एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है, क्योंकि अब विनेश के साथ बजरंग पुनिया भी जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दोनों के चुनावी रणनीति में उतरने को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और दोनों अपना चुनाव लड़ने को लेकर भी मन बना चुके हैं। हालांकि इससे अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, रेलवे की नौकरी से भी विनेश और बजरंग के इस्तीफे को लेकर खबर आ चुकी है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दोनों की ये मुलाकात, और इस वक्त मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रांत, इन तस्वीरों के साथ साथ बस ऑफिशियली दोनों के ज्वाइन करने का इंतजार, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मामले को एक बड़े राजनीतिक प्रभाव के तहत कदम उठाती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, अब तस्वीरें जब साफ सामने आ गई हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में हैं, तो औपचारिक तौर पर ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोनों। दिलचस्प बात यह है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी और जो बजरंग पुनिया है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का हरियाणा में प्रचार करेंगे। उनको कैंपेन कमेटी का को चेयरमैन बनाए जाने की संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी अब जो महिलाओं के खिलाफ जो मामला हुआ था, भले बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस के इशारे पर हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहेगी कि जब वो जंतर मंतर पर ये लोग बैठे थे तो हमने उनका साथ दिया, इसलिए वो हमारे साथ आए, हमारी नीतियों को लेकर हमारे साथ आए। तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में इसका फायदा लेना चाहेगी चुनाव में। चलिए, तो फिलहाल बजरंग पुनिया का समर्थन ही विनेश के लिए किस तरीके से वो प्रचार करेंगे और दोनों की ये साझेदारी कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करेगी, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार विक्रांत आपका। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसी चुनावी रणनीति के तहत दोनों आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। शिमला के संजौली में अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ और अब शिमला की एक और दूसरे इलाके में विवाद शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, संजौली से 9 किलोमीटर दूर अब कसुमपट्टी में भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर खबर आई है और लोगों का यह आरोप है कि घर बनाने के नाम पर जमीन खरीदी गई, बाद में मस्जिद बना दी गई। लोगों ने छुपकर मस्जिद का निर्माण कार्य करने का आरोप भी लगाया है। लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया और अवैध मस्जिद को हटाने की अब मांग की जा रही है। तो शिमला के संजौली के बाद अब कुसुमपट्टी में बनी मस्जिद पर विवाद छिड़ गया है और लोगों ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा का यहां पाठ किया उसकी तस्वीर आपके सामने। इस बीच बता दें, पार्षद रचना शर्मा की तरफ से कहा गया कि अवैध तरीके से यहां मस्जिद चलाई जा रही है। लोगों की मांग है कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए। कुसुमपट्टी पार्षद रचना शर्मा क्या कह रही हैं, सुनिए। मस्जिद को लेकर ही हमारा भी इशू है। जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग का जिस तरह से जो ढांचा खड़ा किया है, ये यहाँ पर जो है अवैध तरीके से मस्जिद जो है चलाई जा रही है। 100 से 150 लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बाज़ार का माहौल भी इस तरह से जो है ख़राब हो रहा है। मांग है कि इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से सुचारू रूप से निकाली जाए। मस्जिद है ही नहीं है बेसिकली ये। हकीकत आखिर है क्या? क्योंकि अब कसुमपट्टी की पार्षद भी जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, इस मस्जिद को हटाने की यहां पर मांग हो रही है और इस वक्त की स्थिति यह है कि लोग एकजुट होकर इस इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अभिजीत आपको बता दें, शिमला की संजौली मस्जिद के इमाम से भी बातचीत कर चुके हैं। यही वजह है कि बैक टू बैक जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, हकीकत क्या है, हालात क्या है। अभिजीत से करूं सवाल, उससे पहले जानिए कि किस तरीके से संजौली मस्जिद के इमाम का भी बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि 1947 से यहां पर मस्जिद है, मैं यहां पर 22 साल से नमाज पढ़ा रहा हूं, मस्जिद के कागजात वक्फ बोर्ड के पास। संजौली मस्जिद के ही इमाम से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये बातचीत सुनिए। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागजों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जी, असल में ये जो मामला चला हुआ है, ये वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है और यहाँ पहले से ही मस्जिद है। हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है।
तो मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को पुरानी को जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर, मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर जल्द एक डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर शिमला में मस्जिद पर धर्म युद्ध का ये पूरा मामला है कि, और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दावा जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील, क्योंकि यहाँ पहले 2 मंजिल मस्जिद की बात कही जा रही है और कहा गया कि निर्माण कच्चा था, जबकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि ये मस्जिद अवैध नहीं है। हिंदू पक्ष तो यहाँ पर दावा ये भी कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ कभी सिर्फ 2 परिवार ही रहते थे, जबकि मुस्लिम पक्ष ये बता रहा है कि 1947 से पहले भी मस्जिद का यहाँ पर वजूद रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष अब दावा आगे ये कर रहा है कि कुछ साल में बाहरी अब मस्जिद आने लगे, ज्यादातर लोग यहां पर नमाज करने के लिए आने लगे और मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है। ये दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जा रही है, ये बताते हुए कि नमाज में दिक्कत हुई तो और ज्यादा मंजिल बनाने का फैसला हुआ, जबकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि चंदा जुटाकर मस्जिद में 3 मंजिल अवैध तरीके से बनाने की यहां पर कोशिश हुई है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से ये तमाम दस्तावेज भी सामने रख रहा है और मामला जिस तरीके से कोर्ट में है उसके तहत कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को यहां पर परेशानी होती है। मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि चंदा जोड़कर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार यहां इन दोनों मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। ये जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, हकीकत आखिर है क्या? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, मामला कोर्ट में है, कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है, लेकिन यहां तो अब एक और मामला सामने आ चुका है, कसमपट्टी का भी। जी, निश्चित रूप से जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका आरोप है, उनका कहना है कि मस्जिद एक छोटी सी इमारत से शुरू होती है और उसके बाद 5 मंजिला बन जाती है। कसुमटी का जो मामला है, यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर कसुमटी है और कल जब गुरुवार के दिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद कसुमटी में भी वहाँ पर प्रदर्शन हुए, लोगों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन उससे पहले 1 सितंबर को इस जगह पर जब यहाँ पर संजौली में हुआ था विरोध प्रदर्शन, तो यहाँ भी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अब जो ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण है या फिर जमीन कब्जा किया गया है, ये तो हिमाचल सरकार के मंत्री भी विधानसभा में कह चुके हैं और उनके सीधे सीधे बयान है कि उन्होंने संबंधित कागजात भी सबूत के रूप में पेश किए हैं। तो अवैध निर्माण की पुष्टि यहां की म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी कर चुकी है। 44 सुनवाई के बावजूद भी हालांकि कोर्ट में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। कल जब 45वीं सुनवाई होगी तो लोगों को ये उम्मीद है कि चूंकि यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि लंबे समय से ये मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो कल कुछ निर्णय इस मामले में सामने आए। कल जब यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी और विरोध प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को, सरकार को भी दिया और उन्होंने कोर्ट से भी अपील की कि वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय दे। इससे एक संकेत तो साफ साफ मिलते हैं कि लोगों के बीच आक्रोश लगातार इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि अगर कहीं पर अवैध रूप से मस्जिद को डेवलप किया जा रहा है, निजी मकान के लिए जमीन अगर ली जा रही है और वहां पर धार्मिक स्थल में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके प्रति लोगों का गुस्सा है और वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं। आगे इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है अभिजीत, इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। यूपी के कई जिले इन दिनों काफी चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है जंगली जानवरों का आतंक। बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, चंदौली, ये वो जिले हैं जहां पर जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। जानवरों का आतंक ऐसा है कि सिर्फ आदमी नहीं बल्कि जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भी अब परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं जहां जंगली जानवरों के आतंक को लेकर खबर यह है कि कहीं भेड़ियों का खौफ है तो कहीं बाघ का डर, कहीं सियार ने आतंक मचा रखा है तो कहीं लकड़बग्घे की दहशत है। अब बहराइच से लेकर चंदौली तक जंगली जानवरों के आतंक को लेकर खबर जानिए। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। एक मैप के जरिए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किस इलाके में जानवरों के आतंक को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। ये बहराइच में आपको बता दें भेड़िए के हमले को लेकर खबर सामने आई है और भेड़िया एक घर के बाहर घात लगाकर बैठा रहा। जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकला, भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बहराइच के साथ साथ पीलीभीत से भी खबर है, लखीमपुर खीरी से भी खबर है जहां बाघ के आतंक को लेकर खबर सामने आ चुकी है। और साथ ही आपको बता दें जंगली जानवरों के इस आतंक को लेकर एक जानकारी जो अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक लकड़बग्घे का कहर चंदौली में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहराइच के बारे में जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, यहां भेड़िए ने हमले को अंजाम दिया है और एक घर के बाहर भेड़िया बैठा हुआ था। भेड़िए ने बच्चे पर हमले को अंजाम दिया। बच्चा जैसे ही घर के बाहर निकला
उसके ऊपर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ है और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेड़िए के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हैं। कई इलाकों में तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल बच्चे का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच दहशत को लेकर भी खबर सामने आ रही है। लोग डरे हुए हैं। कई इलाकों में लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात सुनिए। बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया, तो उसके गाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक जिससे गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर से पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है, स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह। और बहराइच में वन विभाग की रडार पर 5वां भेड़िया आ गया है। आपको बता दें, घाघरा की टापू में ड्रोन की मदद से 5वां भेड़िया देखा गया है और वन विभाग अब तक 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर चुका है। हालांकि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, 5वें भेड़िए को लेकर खबर आई है, जहां वन विभाग की टीम इसकी तलाश में जुटी हुई थी और बहराइच के करीब 50 से ज्यादा गाँव में भेड़ियों के आतंक को लेकर खबरें आ रही थी। अब तक करीब 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है और भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको बता दें 35 किलोमीटर के एरिया में वन विभाग के 165 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अब ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर शिकारियों को भी तैनात किया गया है। 35 किलोमीटर का इलाका बताया जा रहा है और वन विभाग के 165 कर्मचारियों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, किस तरीके से 50 से ज्यादा गांव में भेड़िए के आतंक की वजह से अलग अलग जगहों पर टीमों की तैनाती की गई, उसकी ये तस्वीर सामने आ रही है कि इलाके में बीच पानी से ही इलाके को पार करते हुए किस तरीके से ये वन विभाग के कर्मचारी आगे बढ़ते हुए अलग अलग जगहों पर सर्च के लिए जा रहे हैं। और 5वें भेड़िए को लेकर जिस तरीके से खबर सामने आई है वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन इलाके में भेड़ियों के इस आतंक की वजह से जगह जगह नजर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़िए का आतंक है और अब तक करीब 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार भी बना चुका है। पकड़ने के लिए अलग अलग टीम्स को लगाया गया है, लेकिन बहराइच में ही भेड़िए का खौफ ऐसा कि लोग रात भर नहीं सो पा रहे हैं और दिन में घर से बाहर नहीं निकलते। 24 घंटे पहरेदारी हो रही है। पहरेदारी के लिए अलग अलग टीम्स तक बनाई गई हैं। देखिए कैसे हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग अपने अपने इलाके में खुद पहरेदारी भी कर रहे हैं। कई जगह तो पुलिस के साथ मिलकर लोग ड्यूटी दे रहे हैं। भेड़िए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरास के जरिए भी इलाके पर नजर बनाई गई है। लेकिन अब भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैयारी कैसी है, इस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। कितने लोगों की टीम्स अभी तक बनाई गई हैं, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 2 भेड़ियों की तलाश इस वक्त की जा रही है, जहां पर 60 से ज्यादा टीमों की तैनाती और शार्प शूटर्स तक की तैनाती इन टीमों में की जा चुकी है। हालांकि 3 सेक्टर में इलाकों को बांटा गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और थर्मल कैमरा से भी नजर बनाई गई है और फिलहाल 35 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 सेक्टर्स में इलाके को बांटा गया है। 35 किलोमीटर का वो इलाका जहां पर ड्रोन के जरिए मदद लेने की कोशिश की गई है, वहीं सीसीटीवी और थर्मल कैमरा से जिस तरीके से नजर बनाई जा रही है। हमारे सहयोगी पुनीत लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पुनीत, लगातार हो रहे हमले के बाद जाहिर सी बात है लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि इस आतंक का अंत होगा कब और कैसे। देखिए, जब चौथे भेड़िए को पकड़ा गया था तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब बाकी के बचे हुए 2 भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका और इस 1 हफ्ते के बीच में जो भेड़ियों के अटैक थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में ही 3 अलग अलग जगहों पर इन्होंने हमले किए हैं। एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, 3 लोग जख्मी हुए हैं। तो अब यूपी सरकार ने शिकारी बुलाए हैं और शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए, यानी कि अगर भेड़िए को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है तो फिर उनको गोली मार दी जाए, ताकि किसी भी ग्रामीण की जान अब ये आदमखोर भेड़िया नहीं ले पाए। और यही वजह है कि अब 9 शिकारी यहाँ बहराइच में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जंगल में अंदर जो कछार का इलाका है, खासतौर से जो घाघरा नदी के आसपास का इलाका है, वहां पर जंगलों में उस आदमखोर भेड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं। एक भेड़िए को
को इन्होंने धमाकों की आवाज से एक तरफ ट्रैक किया था, वो ड्रोन कैमरे में भी आया था, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका है। आलम यह है कि कल रात में भी एक गांव में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया, 12 साल के एक बच्चे को गर्दन से दबोचने की कोशिश की, बुरी तरह जख्मी किया है, और आज सुबह भी एक शख्स के ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं, 60 टीमें बनाई गई हैं, 35 गांव के जो लोग हैं वो दिन और रात लाठी डंडे लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को यह आदमखोर भेड़िया ना पकड़ सके। लेकिन अब बहराइच में इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी आदमखोर भेड़िए का इतना ज्यादा आतंक हो गया है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अब बच्चों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है। बिल्कुल, और नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, भेड़िए के बाद अब टाइगर की बात इसलिए क्योंकि यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर ने दहशत मचा रखी है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी रेंज में हमलावर बाघ की लोकेशन मिली है और वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत मिलने के बाद वन विभाग की टीम की अब कॉम्बिंग कैसे शुरू हो गई है, ड्रोन कैमरे से बाघ की कैसे निगरानी की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम के साथ बाकायदा लोग भी यहां पर हैं जो इसको देखते हुए निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत से भी जानवर के हमले की घटना जिस तरीके से सामने आई है, पीलीभीत के माजरा जादोपुर गांव में एक सियार ने 3 लोगों पर हमले को अंजाम दिया है और सियार के हमले में एक युवक और 2 बच्चों के घायल होने की खबर आई। सियार ने बच्चों पर उस वक्त हमला किया जब वो घर के बाहर खेल रहे थे। सियार गन्ने के खेत से निकला, बच्चों पर हमला किया। सियार के हमले के बाद शोर शराबा होने लगा, लोग जुटे, जिसके बाद सियार बच्चों को छोड़कर भागा। सियार के हमले की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और घटना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर ही पहुंच गई है। यूपी के चंदौली से भी जंगली जानवर के हमले की घटना सामने आई है। रात 2 बजे जंगली जानवर ने हमला कर 7 लोगों को घायल कर दिया। हमले में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीण लकड़बग्घे के हमले में जख्मी होने का दावा कर रहे हैं। जंगली जानवर के हमले से इलाके में भी दहशत है। तो एक नहीं बल्कि अलग अलग ऐसे मामले जहां पर लगातार अब जानवरों के आतंक को लेकर खबर आ रही है। अब साइबर फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों से पैसों की कैसे वसूली कर रहे हैं, एक खबर अब आपके सामने होगी। जबलपुर में जो हुआ वो कॉलेज की करीब 70 लड़कियों पर कैसे भारी पड़ा। एक फ्रॉड शख्स ने जाल बुना, उस जाल में मासूम लड़कियों को कैसे फंसाया गया, एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। एक छात्रा ने अपनी आवाज उठाई तो पोल पट्टी कैसे खुलती चली गई। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से जो सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है कि कैसे एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को 4 दिन से व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो और मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं भेजे तो उनके घर वालों को बता दिया जाएगा कि लड़की अश्लील वीडियो देखती है, जिससे उनकी बदनामी होगी। जो शख्स अश्लील वीडियो और मैसेजेस भेजता है वो अपना नाम विक्रम गोस्वामी बताता है और कहता है कि वो गोरखपुर के थाने में एसआई है। वो ये भी कहता है कि लड़की के खिलाफ थाने में शिकायत आई है, अब तुम्हारे घर पर पुलिस आ रही है, जल्द पैसे ट्रांसफर होंगे तो पुलिस से बच जाओगे। मामला बीते 2 सप्ताह से चल रहा है। छात्राओं के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर गंदे वीडियो और मैसेजेस भेजे गए। लड़कियों ने बताया कि उन्हें एक शख्स पुलिस ऑफिसर बनकर कॉल भी कर रहा है। वो कहता है कि गंदे वीडियोस देखती हो, इसकी शिकायत तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगा, बचना चाहती हो तो पैसे देने होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि 50 से ज्यादा छात्राओं ने घबराकर 1500 से लेकर 20,000 रुपए तक आरोपी के नंबर पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। पहले तो मेरे पास कॉल आया, बोलता है कि मैं विक्रम गोस्वामी, तो बोलता है फिर हाय मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ये अच्छा लगता है, तुम्हारा वो अच्छा लगता है, पूरा खुल के बताया। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा, अगर तुमने पैसे सेंड नहीं की हो तो 3000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 बच कर दी रही। तो उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें OTP आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है
तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेंट भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हो। ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। फिर आप लोगों ने किससे शिकायत की? उसके बाद हम लोग ने अपने NSS की हमारी मैम ने उनसे रिपोर्ट मतलब बताया था, तो फिर मैम ने हम लोग को साइबर सेल भेजा था। कि छात्राओं को ये अश्लील वीडियो भेजने वाला आखिर है कौन? मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले जानिए कि आखिर किस तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल करने का ये मामला सामने आया, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि छात्राओं ने डर के मारे एक दूसरे को भी नहीं बताया, मगर जैसे ही एक छात्रा आगे आई उसके बाद वो धीरे धीरे सभी छात्राओं में हिम्मत आ गई और एक एक कर लड़कियां भी सामने आई। छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल और आपको बता दें पुलिस से की। छात्रों की शिकायत के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर जमा हुए, प्रदर्शन करने लगे और एबीवीपी ने पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेने और आरोपी को पकड़ने की भी मांग की। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, हैरानी बस इस बात की है कि ये शख्स है कौन और इसके पास लड़कियों का ये डेटा आया कैसे? मामला एक लड़की से जुड़ा नहीं है, 50 से ज्यादा ऐसी लड़कियां जिन्हें इसने ब्लैकमेल किया। देखिए सुरभि, इस पूरे मामले की हम भी कल से ही पड़ताल कर रहे हैं और एक बड़ी चीज़ हमारे हाथ में लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार 50 से ज़्यादा छात्राएं हैं, एक ही कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की सारी छात्राओं का डेटा आखिरकार कैसे आरोपी के पास पहुंच गया। यानी कि ये सवाल यहाँ तक भी लेकर जा रहा था कि आरोपी कोई ना कोई आसपास का या हो सकता है कि कॉलेज प्रबंधन का कोई शख्स मिला हुआ हो। अब हमें जो जानकारी मिली है कि कॉलेज इस गर्ल्स हॉस्टल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिस नंबर से कॉल जाते थे वो शख्स एक तरह से ऐड था। अब इसमें 4 एडमिन हैं, जिसमें 3 शिक्षिका हैं और कॉलेज की प्रिंसिपल भी है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जो शख्स इन छात्राओं को, जो आरोपी कॉल कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, जिस नंबर से कर रहा था, वो नंबर इस व्हाट्सएप ग्रुप में है और यहीं से उसने सारी छात्राओं के नंबर लिए थे। तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर भी जांच कर रही है। फिलहाल एबीवीपी और NSUI दोनों छात्र संगठन है और दोनों ने एक साथ मिलकर इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शुरुआत में तो ये साइबर फ्रॉड का मामला लग रहा है, मगर फिर भी हम इसकी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या ये कोई नोन है? क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप के जरिए आप बता रहे हैं, तब भी उस तक ना पहुंच पाना भी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। शुभम, नजर बनाए रखे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमित शाह बीजेपी का आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू में शाम 4 बजे जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। आपको बता दें अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब चुनाव से पहले 3 चरणों में होने वाले मतदान से पहले 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले अब देखना यह होगा कि आखिर 370 हटने के बाद किस तरीके से ये चुनाव अहम है और उसमें घोषणा पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद का 3 बजे के बाद का वो वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीजेपी का ये संकल्प पत्र सामने आएगा। और जम्मू में आपको बता दें शाम 4 बजे का वक्त है जब बीजेपी का ये संकल्प पत्र सामने होगा। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त चुनावी तैयारियों के बारे में हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमें जानकारी देते रहते हैं। मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अंकित, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप संकल्प पत्र और संकल्प पत्र में किए जा रहे वादों पर सबकी नजर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं वेन्यू में। इस समय मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट सर, आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर को लेकर संकल्प पत्र जारी किया। बाद में रिकॉर्ड करेंगे, बाद में उधर जाके बाहर रिकॉर्ड करेंगे। सब लोग पूछते हैं अभी। तो ये देखिए केंद्रीय मंत्री जो है काफ़ी बिजी है और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम प्रवक्ता और यहाँ पे पार्टी के जो सीनियर नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ अगर बात की जाए आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर के और
लेकर काफ़ी अहम जो है वो यहाँ पर संकल्प पत्र में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटक किस तरीके से बढ़ावा देना है उसको लेकर यहाँ पर संकल्प पत्र में जो मुख्य बातें हैं वो रखी गई है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से पर्यटक के ज़रिए यहाँ पर जो बॉलीवुड है, जो मूवीज़ है, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर संकल्प पत्र में रखा गया है। उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को की घर वापसी किस तरीके से करवानी है उसको लेकर यहाँ पर संकल्प पत्र में रखा गया है। युवाओं को किस तरीके से रोज़गार देना है वो भी इस संकल्प पत्र में रखा गया है। ऐसी जानकारी जो है वो हमें सूत्रों से मिली है। ये वो स्टेज है जहाँ पर कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से ही तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। चलिए शुक्रिया, नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे लेंगे जानकारी।